हेलो दोस्तों, इंडिया एक महान देश जिसका कल्चर इतना पुराना और शानदार है जिसको बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएं। जहां अपने काम से पहले अपने परिवार को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो आज हम इसी महान देश भारत के कुछ ऐसे रिचुअल्स को जानेंगे जिनको आप अच्छे से जानते होंगे और शायद ही आप इनके पीछे का लॉजिक और रीज़न जानते होंगे। हम बड़ों के सम्मान में नमस्कार क्यों करते हैं, हम मूर्ति पूजन क्यों करते हैं और क्यों भारत के कुछ लोग हफ्ते में कुछ ही दिन मांस खाते हैं और भी बहुत कुछ। इन परंपराओं को फॉलो करने के पीछे आपको रीजंस नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नंबर 1, हम कान क्यों छिदवाते हैं। तो दोस्तों, कान छिदवाने की परंपरा केवल भारत में ही प्रचलित नहीं है। आपको इसके बारे में दुनिया में कहीं न कहीं सुनने को मिल ही जाएगा, पर भारत में ही यह सबसे ज्यादा प्रचलित है। जहां एंशिएंट इंडिया में इसको कर्ण वेद नाम से जाना जाता था, जहां दोनों ही जेंडर के एक सेरेमनी में कान छेदे जाते थे। इसके पीछे मान्यता ये थी कि इससे बुरी शक्तियां दूर भागती है और अच्छी शक्तियां पास आती हैं। पर धीरे धीरे पुरुषों ने कान छेदवाना बंद कर दिया। तो आप में से ज्यादातर लोग इसको एक रिचुअल की तरह देखते होंगे, पर आप में से बहुत ही कम लोग इसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस को जानते होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कान छेद कब करवाना चाहिए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कान छिदवाने के लिए नीडल या मेटल वायर का यूज करते हैं, तो कई बार इसके सरफेस कंटेमिनेटेड हो सकते हैं। तो इसी से बचने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें डीपीटी वैक्सीन के बाद कान छिदवाना चाहिए। जिससे होता यह है कि अगर सरफेस कंटेमिनेटेड भी है तो इस वैक्सीन के जरिए बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा। अब जान लेते हैं कान छिदवाने के बेनिफिट क्या होते हैं। तो बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि अलग अलग जगह कान छिदवाने से अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि सुश्रुत, जो कि एंशिएंट इंडिया के बहुत महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि ईयर लूप, जो कि सबसे कॉमन पॉइंट है कान छिदवाने का, वहाँ कान छिदवाने से थिंकिंग पावर, कंसंट्रेशन और ब्रेन डेवलपमेंट को बढ़ाता है। इससे होता यह है कि ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर लेफ्ट और राइट कनेक्ट हो जाते हैं। और भी अलग अलग जगह पर कान छिदवाने से अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि कहीं पे कराओगे तो आपकी एंजाइटी कम होगी और कहीं पे ओबेसिटी की प्रॉब्लम दूर होगी। नंबर 2, हम मेहंदी क्यों लगाते हैं। मेहंदी जहाँ इंडिया में त्योहारों या शादियों में लगाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ ज़्यादातर देशों में ये एक टेम्परेरी टैटू की तरह यूज होता है। इंडिया में तो मेहंदी एक सुहाग का सिंबल भी माना जाता है। कहा जाता है कि मेहंदी जितनी डार्क होगी उतना ही आपका पति आपसे प्यार करेगा। पर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बिल्कुल ही अलग है। कहा जाता है कि मेहंदी की शुरुआत इंडिया और इजिप्ट के डेजर्ट से हुई थी, जहां वहां के लोग मेहंदी को अपने हाथों और पैरों में लगाते थे जिससे वह कूल रह सकें। और बाद में लड़कियां मेहंदी को एक सजावट के तौर पर देखने लगी और धीरे धीरे ये एक वेडिंग रिचुअल बन गया। तो इसके पीछे यही साइंस है कि मेहंदी हमारे शरीर को कूल करता है। तो आप पर मेहंदी किस कलर की चढ़ती है और आपका पति आपसे कितना प्यार करता है, इससे मेहंदी का कोई रिलेशन नहीं है। नंबर 3, भारतीय महिलाएं चूड़ियां क्यों पहनती हैं। तो दोस्तों, चूड़ियां पहनने की शुरुआत कब हुई, इसका सबूत हमें मोहनजोदारो सिविलाइजेशन की खोज में मिली इस फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू से मिलता है, जहां आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसने अपने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई है। तो दोस्तों, चूड़ियां पहनने के पीछे बहुत से अलग अलग कल्चरल बिलीफ हैं। जैसे कि कहीं पे ये सुहाग को सिग्निफाई करता है, तो कहीं पर न्यू लाइफ और फर्टिलिटी को सिग्निफाई करता है। पर बहुत से लोग इसके पीछे का साइंटिफिक रीजंस नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पुराने जमाने में घर के मर्दों को काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, जैसे कि खेती, जिसमें बहुत फिजिकल काम करना पड़ता है, और घर की औरतों को घर का काम करना पड़ता था, जिसमें फिजिकल वर्क इतना नहीं होता था। इस वजह से कई औरतों को ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती थी। तो इस वजह से उन्हें चूड़ियां पहननी पड़ती थी। और चूड़ियां कहाँ पहनी जाती है, कलाई पर। कलाई इसलिए क्योंकि जो कलाई का पूरा पोर्शन होता है वहाँ पर प्रेशर पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट पर चूड़ियों का लगातार फ्रिक्शन पड़ने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि चूड़ियां सिर्फ सजावट के काम में नहीं आती। नंबर 4, तो दोस्तों, हम कोई भी खाना मसालेदार से शुरू और मीठे से खत्म क्यों करते हैं। तो दोस्तों, आपने बात तो देखी होगी कि चाहे कोई शादी हो या त्योहार, सारे ही इंडियन क्यूजिन स्पाइसी से शुरू और स्वीट से एंड होते हैं।
पर आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन पता है क्या? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी हम कोई स्पाइसी फूड खाते हैं तब हमारी बॉडी से अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, जिससे होता यह है कि यह डाइजेशन प्रोसेस को इंक्रीज करता है और डाइजेशन को स्मूथ बनाता है। और मीठा इसलिए क्योंकि जो शुगर है अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और जिससे होता यह है कि ट्रिप्टोफैन है सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे हमें अच्छा फील होता है। इसीलिए हमें फुल मील खाने के बाद अच्छी फीलिंग आती है। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज वाकई काफी स्मार्ट थे। नंबर 5, मीट कुछ दिन क्यों नहीं खाना चाहिए? तो दोस्तों, आपको इसके पीछे का रिलीजियस बिलीफ तो पता ही है कि अलग अलग दिन पर अलग अलग भगवान को पूजा जाता है और ये सारे काफी पवित्र दिन माने जाते हैं, और इन दिनों पर मांस मटन खाना अपवित्र माना जाता है। इसीलिए इन दिनों पर मीट खाने पर पाबंदी लगाई जाती है। पर इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजंस हैं। वो ये है कि ज्यादा मीट मटन खाना हमारे शरीर और मानसिक शक्ति के लिए अच्छा नहीं है। इससे हम थोड़े एग्रेसिव बिहेवियर के बनते हैं, और तो और ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और आप ये बातें एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन को ये बातें नहीं समझा सकते। वह तो यही कहेगा कि भाई मैं मीट मटन नहीं छोड़ सकता। तो शायद इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा बनाई होगी कि अगर हम किसी का मीट खाना रोक नहीं सकते तो कुछ दिन पाबंदी ही लगा दें, और इस तरह ये परंपरा जन्मी होगी। नंबर 6, हम उपवास क्यों रखते हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत में 2 बार नवरात्रि बनाई जाती है, एक बार गर्मियों की शुरुआत में और दूसरी बार सर्दियों की शुरुआत में। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों बार सीजन्स चेंज हो रहे होते हैं और इस समय हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिस वजह से हम जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। तो इसीलिए बीमारियों से बचने के लिए हम उपवास रखते हैं, और जो उपवास नहीं रखते उन्हें भी कम खाना अलाउड होता है। पर ये परंपरा सिर्फ बीमारियों से बचने के लिए नहीं बनाई गई। इसके पीछे एक और रीजन ये है कि जो भी टॉक्सिक मटेरियल हमारे शरीर में रह जाते हैं वह इन कुछ दिनों उपवास रखने से वह हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को हमारा आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों ही सही बताते हैं। नंबर 7, हम नमस्कार क्यों करते हैं? तो दोस्तों, भारत में नमस्कार बड़ों के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका माना जाता है। पर क्या आपने इसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस जानने की कोशिश की है? देखो, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि जब भी हम नमस्कार करते हैं तब हम अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं। तो इससे होता यह है कि जो भी हमारे फिंगर पॉइंट और पाम के पास प्रेशर पॉइंट मौजूद हैं, जो कि हमारे आई, ईयर्स और ब्रेन से कनेक्ट हैं, इससे होता यह है कि जिसको हमने नमस्कार किया था हमें उसका नाम, और इम्पोर्टेंट बातें याद रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे आई, ईयर्स और ब्रेन के पावर को बढ़ाता है। ये तो था पहला रीजन। और दूसरा रीजन ये है कि ये हमें फिजिकल कांटेक्ट से बचाता है, जो कि इस पेंडेमिक में बहुत जरूरी है, जिससे हमें ये इन्फेक्शन, बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है, जिससे हम ज्यादा हेल्दी रह सकें। इसीलिए तो ये दूसरे देशों के लोगों ने हाल ही के दिनों में ये परंपरा अपनाई है। नंबर 8, हम मूर्ति पूजन क्यों करते हैं? तो दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग हर दिन किसी भगवान की मूर्ति की पूजा तो करते ही होंगे, पर क्या आपने इसके पीछे के रीजन जानने की कोशिश की है कि हम क्यों फॉलो करते हैं? जब हमारे देश में मंदिर नहीं हुआ करते थे तब उस समय के लोग अपना मन शांत करने के लिए मेडिटेशन किया करते थे। पर धीरे धीरे जब लोग आधुनिक होने लगे तो उन्होंने मेडिटेशन करना छोड़ दिया। तो इसीलिए मंदिर और मूर्ति पूजन का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिससे वहाँ के लोग मंदिर के पवित्र माहौल में मूर्ति की तरफ देखते हुए अपना ध्यान केंद्रित कर सकें और मूर्तियों में जो हिडन मीनिंग होता है उसका मतलब समझ सकें, जिससे वह अपना मन शांत रखते थे और अपने काम पर ज्यादा ध्यान देते थे। पर आज के समय के लोग भगवान की मूर्ति पूजा सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं, जिससे इसका असली कारण पूरा नहीं हो पाता। तो इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने सिर्फ स्पिरिचुअल बिलीफ के वजह से मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं लाए थे। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि चाहे हम इन रिचुअल्स को फॉलो करते हो या ना हो, हमें इनका रियल रीज़न पता होना ही चाहिए। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको इन रिचुअल्स के पीछे साइंटिफिक रीज़न जान के कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।